हेलो एंड वेलकम टू इग्नू बीएपीएससी। तो आज हम बीपीएससी ट्रिपल वन का 11th यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका टाइटल है जॉन लॉक द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स। तो अगर हम जॉन लॉक के बारे में बात करें तो जॉन लॉक एक वेल नोन इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जिनके आइडियाज ऑन नेचुरल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आज के टाइम पे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पर या कॉन्स्टिट्यूशन पर अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। जॉन लॉक को वेस्टर्न लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी का एक सेंट्रल फिगर भी माना जाता है। अगर हम जॉन लॉक की लाइफ के बारे में बात करें तो जॉन लॉक का जन्म 1634 सीई में होता है इन इंग्लैंड, जहाँ पर उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस टाइप के थे। और इसी रिलीजियस अपब्रिंगिंग की वजह से जो जॉन लॉक हैं उनकी अर्ली लाइफ पर इसका इन्फ्लुएंस पड़ा और उन्होंने जो बाद में आइडियाज़ दिए उन नेचुरल लॉज एंड नेचुरल राइट्स, इन पर भी इनका अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जॉन लॉक स्टूडियस रहे, मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई करते थे बचपन से ही, और इन्होंने वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़े जैसे कि लिटरेचर, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड मेडिसिन। और ये भी उन्होंने एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन से पढ़े जो कि था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगर हम देखें तो जॉन लॉक ने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो था वो 17th सेंचुरी में बहुत ही एक क्रूशियल टाइम पे बिताया, जहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंशियल सेंचुरीज में ये देखा गया 17th सेंचुरी में कि इंग्लैंड जो है उसमें मोनार्की और जो पार्लियामेंट है उसके बीच में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। और इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स के चलते उस समय के इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा सिविल वॉर्स भी हो रहे हैं। और इसी से यहाँ पर प्रभावित होकर जो जॉन लॉक है इन्होंने अपने आइडियाज़ को अब लाना शुरू किया मेन कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम बात करें स्टेट ऑफ नेचर की तो स्टेट ऑफ नेचर हम सभी जानते हैं कि ऐसी प्री पॉलिटिकल सोसाइटी होती है जहाँ पर लोग बिना किसी सरकार, एक कॉमन अथॉरिटी और ना ही किसी राजा के अंदर रहते हैं। तो अगर हम थॉमस हॉब्स के बारे में बात करें तो थॉमस हॉब्स की थियोरी हम 10th यूनिट में पढ़ के आ चुके हैं, जो ये कहते हैं कि एक एब्सोल्यूट सॉवरन की ज़रूरत पड़ती है एक स्टेट ऑफ नेचर में, ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रख सके और नेचुरल लॉज को एनफोर्स कर सके। वहीं जॉन लॉक ये कहते हैं कि उनकी स्टेट ऑफ नेचर में यहाँ पर कोई भी फियर ऑफ इनसिक्योरिटी नहीं है जैसे थॉमस हॉब्स में हुआ करती थी, और ना ही एक ऐसी ड्रेडफुल प्लेस है जिससे डर कर लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा था कि थॉमस हॉब्स की थियरी में स्टेट ऑफ वॉर से लोग एस्केप करते हैं स्टेट ऑफ नेचर में, ताकि उन्हें उन इनसिक्योरिटीज़ का सामना ना करना पड़े। लेकिन जॉन लॉक ये एक्नॉलेज करते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वहाँ पर ह्यूमन बींग्स फ्री हैं। भले ही यहाँ पर कोई भी सरकार नहीं है, कोई भी हायर ह्यूमन अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जॉन लॉक ये भी कहते हैं कि भले ही इनकी स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन बींग जो है वो फ्री हैं, लेकिन ये फ्रीडम, इसका ये मतलब नहीं कि वो स्टेट ऑफ नेचर में स्टेट ऑफ लाइसेंस भी हो जाएगा, मतलब हर किसी को लाइसेंस मिला हुआ है कुछ भी करने का, तो ये नहीं है यहाँ पे। तो इसी से जो जॉन लॉक हैं वो अपना आइडिया शुरू करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स आर सब्जेक्टेड टू द नेचुरल लॉज इन द स्टेट ऑफ नेचर। अगर हम नेचुरल लॉज की बात करें तो स्टेट ऑफ नेचर जो है वो लॉलेस नहीं है जॉन लॉक के लिए, जैसा कि थॉमस हॉब्स के लिए हुआ करती थी। जो वो ये कहते थे कि एक सॉवरन की हमें ज़रूरत है ताकि वो लॉज को इंटरप्रेट करे, इनैक्ट करे और उनको मेंटेन करके रखे। जहाँ थॉमस हॉब्स जस्टिफाई करते हुए कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉवरन नहीं है तो किसी के ऊपर भी स्टेट ऑफ नेचर में कोई बाइंडिंग लॉ नहीं है, कोई भी उनको यहाँ पर ऑबे नहीं करने वाला। उसके बाद अगर हम जॉन लॉक के कॉन्ट्रैक्ट में जाएं, वहीं जॉन लॉक ये आर्ग्यू करते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे हैं आर सब्जेक्ट टू द नेचुरल लॉज, जो कि सभी पर बाइंडिंग है। और यहाँ नेचुरल लॉज को जो जॉन लॉक हैं वो भगवान से सीधा जोड़ देते हैं। जॉन लॉक ये आर्ग्यू करते हैं कि जो नेचुरल लॉज है वो हमें भगवान ने दिए हैं, जो कि एक सुपीरियर अथॉरिटी हैं, जैसे कि थॉमस हॉब्स की थियरी में एक सॉवरन हुआ करता था। जहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि नेचुरल लॉज को भगवान डिक्टेट करते हैं और भगवानों ने जो इंसानों को बनाया है ये उन सभी पर बाइंडिंग है। और क्योंकि इंसानों के पास तर्क की शक्ति है, उनके पास रीज़न है, तो वो ये परसीव कर सकते हैं कि हमारे नेचुरल लॉज क्या-क्या हैं और उनके अकॉर्डेंस में ही वो अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करके रख सकते हैं। तो ये जो लॉकियन कॉन्सेप्ट निकलता है हमारा नेचुरल लॉज का, वो अल्टीमेटली गॉड से डिराइव किया जाता है। जहाँ पर वो ये कहते हैं कि ह्यूमंस के पास क्योंकि रीज़न है, उनके पास तर्क की शक्ति है, तो वो नेचुरल लॉज और उनके पीछे के जो भी रीजंस हैं कि क्यों भगवान ने इसको बनाया वो परसीव करके उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। जहाँ लॉक ये बिलीव करते हैं कि हर किसी ह्यूमन बीइंग को नेचुरल लॉज को ओबे करना चाहिए ताकि वो किसी को भी हार्म ना कर सके और हर किसी की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करे।
जहाँ जॉन लॉक ये कंटेंट करते हुए कहते हैं कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स को भगवानों ने ही बना के रखा है, ये सब कुछ गॉड की क्रिएशन है, तो ये गॉड के सामने सब कुछ इक्वल है। कोई यहाँ पर सुपीरियर नहीं है, कोई यहाँ पर किसी को सबॉर्डिनेट नहीं कर सकता, कोई इंफीरियर भी नहीं है। हर एक इंडिविजुअल के पास यहाँ भी राइट है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जैसे थॉमस हॉब्स की थियरी में यहाँ पर अनलिमिटेड और एब्सोल्यूट राइट था सेल्फ प्रिजर्वेशन का। जैसे कि हर अगर मान लीजिए एक इंसान के यहाँ पर सेल्फ प्रिजर्वेशन पे बात आ गई, तो एक इंसान सामने वाले को भी खत्म कर सकता है। लेकिन जॉन लॉक के अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल इन हिज स्टेट ऑफ नेचर, उसके पास कोई ना कोई एक लॉ होता है ताकि वो इसको ऑबे करे, और तब तक ऑबे करे जब तक उस पे उसकी जान पे नहीं खतरा बन जाता। मतलब अगर उसका किसी के साथ कंपटीशन नहीं हो रहा सेल्फ प्रिजर्वेशन को रख के, तब तक वो यहाँ पर उन लॉज का पालन करते हुए रह सकता है। लेकिन ऐसा हमें थॉमस हॉब्स की थियरी में नहीं दिखाई देता। जहाँ किसी को हल्का सा भी लगा कि ये भाई ये मेरे लिए खतरा है, तो वो उसको वहीं का वहीं खत्म कर देगा। लॉज की थियरी में ऐसा नहीं है। जॉन लॉक ये एक्नॉलेज करते हुए कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ गवर्नमेंट है इन स्टेट ऑफ नेचर में, और ना ही कोई कॉमन अथॉरिटी है, और ना ही कोई जज है कि जो इन पनिशर्स को पनिश करे जो कि नेचुरल लॉज को वायलेट कर रहे हैं। और ये चीज़ को एक्नॉलेज करने के बाद, इस फैक्ट को जानने के बाद, जो जॉन लॉक हैं वो अपना व्यू रखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के पास क्योंकि तर्क की शक्ति है, तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप में ये जज है इस स्टेट ऑफ नेचर में, जहाँ पर उसके पास ये राइट है कि जो भी अगर उन नेचुरल लॉज को वायलेट कर रहा है तो उसको पनिश कर सकता है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं कि अगर वो एक नेचुरल लॉ को वायलेट कर रहा है तो उसको पनिश कर दिया, बल्कि इन जनरल भी अगर किसी भी तरीके की कोई वायलेशन की जाती है, तो एक इंसान सामने वाले को पनिश कर सकता है जो कि वायलेट कर रहा है, और जो कि उसको सजा देगा उसके ऑफेंस के प्रोपोर्शन में। तो इस पूरे डिस्कशन से हम ये देख सकते हैं कि जॉन लॉक की जो स्टेट ऑफ नेचर है, वो स्टेट ऑफ वॉर या लॉलेसनेस वाली स्टेट ऑफ नेचर नहीं है। वो एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस और सेल्फ प्रिजर्वेशन जैसी बातें की जाती हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन अथॉरिटी। और यहाँ पे जो जॉन लॉक हैं वो स्टेट ऑफ नेचर के साथ साथ स्टेट ऑफ वॉर का भी डिस्टिंक्शन करते हुए हमें नजर आते हैं। जहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर में जॉन लॉक ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बिना किसी सरकार के, कॉमन अथॉरिटी के नेचुरल लॉज को फॉलो करते हैं, जहाँ पर वो फुल्ली अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और प्रोडक्टिविटी के साथ अपनी लाइफ को जीते हैं इन द स्टेट ऑफ नेचर इटसेल्फ। वही स्टेट ऑफ वॉर क्या होता है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक? स्टेट ऑफ वॉर तब होता है जब एक इंसान के नेचुरल लॉज को वायलेट किया जाता है। तो जैसे कि हमने थॉमस हॉब्स की थियरी में देखा था कि एक पूरी की पूरी स्टेट ऑफ नेचर को ही एज अ स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जहाँ पर हर एक इंसान को डर है कि मेरे रिसोर्सेज को छीनने के लिए कोई मुझे मार ना दे। लेकिन वहीं जॉन लॉक की जो थियरी है इस स्टेट ऑफ वॉर की, उसमें वो ये कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल लेवल पर होने वाली चीज़ है, जहाँ वो ये कहते हैं कि अगर एक इंसान के साथ गलत हो रहा है, तो वो इंसान स्टेट ऑफ वॉर में चला जाता है विद दैट पर्सन हु ऑफेंडेड हिज राइट्स। जहाँ पर वो ये कहते हैं कि एक विक्टिम और एक ऑफेंडर के बीच में स्टेट ऑफ वॉर होता है जब तक जस्टिस वहाँ पर सर्व नहीं की जाती। तो ये डिस्टिंक्शन हम यहाँ पर जॉन लॉक की थियरी में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेचुरल राइट्स पे। तो जॉन लॉक की जो थियरी है उसमें एक सेंट्रल आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि हर एक इंसान के पास एक नेचुरल राइट है ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इन द स्टेट ऑफ नेचर। जहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये जो सारे राइट्स हैं वो नेचुरल लॉ से निकल कर आते हैं जिनसे इनके गवर्न किया जाता है। जहाँ पर ये राइट्स जो हैं वो प्री पॉलिटिकल होते हैं और ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं गॉड के द्वारा, यानी गॉड जो है वो इन्हें ग्रांट करते हैं। और हर एक इंडिविजुअल जन्म से ही इन अधिकारों को अपने साथ लेके आता है, और नेचुरल लॉ ये मैंडेट करता है कि हर एक इंसान को सामने वाले के नेचुरल राइट्स को ओबे करना और उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जहाँ इससे हमें रीज़न पता चलता है कि क्यों सामने वाला किसी के राइट्स को वॉयलेट करने की बातें जो हैं वो उसको सोचेगा, इसको 2 बार 3 बार सोचेगा। वो इसके पीछे रीज़न बताते हैं कि क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है, ये सारे राइट्स जो हैं वो हमें भगवान दे रहे हैं। तो सामने वाले को जैसे ही हमने उसके कुछ राइट्स को जो है इन्फ्रिंज करना चालू कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को हमने नुकसान पहुंचा दिया, बल्कि सीधे-सीधे यहाँ पर हमने भगवान को चुनौती दे डाली। और जहाँ भगवान को चुनौती दे डाली, फिर तो सारा ही काम खत्म है। जहाँ पर इंसान जो है वो आज के टाइम पे भी जो धार्मिक कार्य है, जो भगवान से जुड़े हुए कार्य हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ करते हैं। उसी का रीज़न देते हुए जो जॉन लॉक है वो ये कहते हैं
कि यहाँ पर एक इंसान अगर सामने वाले के राइट्स को इन्फ्रिंज करने के बारे में सोचता है, तो वो सीधे गॉड से पंगा ले रहा है और गॉड से कोई पंगा नहीं लेना चाहता। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि हर किसी को अगर ये मतलब अगर कोई कोशिश करता है सामने वाले के नेचुरल राइट्स को वायलेट करने की, तो वो सीधा-सीधा गॉड को चैलेंज कर रहा है। तो इफ समवन थ्रेटन्स टू टेक अनदर्स वेज लाइफ, अनदर पर्सन्स लाइफ, तो वो एक पर्सन जो है, वो एक ऑफेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है। और जिस पर्सन के साथ गलत हो रहा है, तो उसके पास सारे राइट्स भी चले जाते हैं कि वो अपनी लाइफ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसको सामने वाले को ख़त्म भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो नेचुरल राइट्स की थियरी है वो शुरू होती है। उसके बाद जैसे कि जो थॉमस हॉब्स की थियरी थी नेचुरल राइट्स की, वो किसी पे भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं डालती। क्योंकि हमने देखा था थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो लॉलेस है। ना ही यहाँ पर कोई सॉवरेन है जिसकी बात कोई मानेगा। तो वो ये कहते हैं कि इन पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि हाँ भाई हमने कुछ नेचुरल लॉज बना रखे हैं, इनको हर कोई फॉलो करेगा ही करेगा। लेकिन जॉन लॉ के आर्ग्यू करते हैं कि नेचुरल लॉज जो है उनको सभी को यहाँ पर ओबे करना चाहिए और हर किसी के नेचुरल राइट्स को ओबे करना चाहिए। जहाँ पर जॉन लॉक ये कहते हैं कि जब तक हम बिना किसी के साथ कंपटीशन में आए एक दूसरे के राइट्स को ओबे कर रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब तक हम आसानी से यहाँ पर जी सकते हैं और एक अच्छी गुडविल के साथ जी सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लिबर्टी के बारे में बात करें, तो जॉन लॉक ये कहते हैं कि एक इंसान के पास पूरी लिबर्टी होती है जब तक वो नेचुरल लॉज के साथ कंपेटिबल है। जहाँ वो नेचुरल लॉज के बियॉन्ड जाने लग गई, वो लिबर्टी जस्टिफाइड नहीं है, वो तो फिर सदा ही हो गई। उसके बाद अगर हम नेचुरल राइट्स की बात करें, तो नेचुरल राइट्स इन अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक वो कुछ हायर ऑब्लिगेशंस भी यहाँ पर दूसरे सामने वाले पर इम्पोज करते हैं, जिसकी वजह से जो राइट होल्डर है उसके पास कम लिबर्टी होती है बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचुरल लॉज। उसके बाद जो जॉन लॉक हैं वो ये भी कहते हैं कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग जो लोग हैं वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाएं ताकि वो एक दूसरे के नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करके रख सकें, ताकि वो अगर एक सिविल सोसाइटी में भी जाएं तब भी वो अपने नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बनता है किसी भी इंसान के सेल्फ डेवलपमेंट का। उसके बाद जॉन लॉक ये भी आर्ग्यू करते हुए कहते हैं कि जब तक हमारे पास नेचुरल लॉज हैं, उन्हीं की बाउंड्रीज में रह के हमें सामने वाले के राइट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एक इंसान सामने वाले की राइट टू लाइफ को यहाँ पर तब तक रिस्पेक्ट करेगा जब तक वो उसके साथ कंपटीशन में नहीं आ जाता। जहाँ वो कंपटीशन में आया, जहाँ सामने वाला आप पर हावी हो सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है, वहाँ आप अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन का राइट लाकर उसको ख़त्म कर सकते हो। तो फर्दर यहाँ पर हमें पता लगता है कि किस तरीके से जो राइट टू लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दी लॉक्स कंसेप्शन। उसके बाद अगर हम लिबर्टी की बात करें, तो स्टेट ऑफ नेचर में जो लिबर्टी है वो माना जाता है कि उनके पास सारी फ्रीडम है, वो किसी भी तरीके से अपना काम कर सकते हैं बशर्ते वो नेचुरल लॉज के बियॉन्ड ना जाएं। उसके बाद जॉन लॉक ये कहते हैं कि ये जो नेचुरल लिबर्टी है उसका जो पालन है वो सबको नेचुरल लॉज की बाउंड्री में रहकर ही करना चाहिए। उसके बाद जॉन लॉक वो ये कहते हैं कि अगर एक इंसान सिविल सोसाइटी में अगर अपना एंट्री लेता है, तो उसके पास कुछ एडिशनल लॉज भी आ जाते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के लॉज अलग होते हैं और नेचुरल लॉज जो होते हैं वो तो हैं ही। उसके बाद उनके कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल लिबर्टी में वो ये कहते हैं कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग एक इंसान अगर एक सिविल सोसाइटी में रह रहा है, तो उसकी लिबर्टी तब तक ही जस्टिफाइड है जब तक वो उन लॉज का पालन कर रहा है जो कि उस इंस्टीट्यूशन ने बना के रखे हैं। और यहीं से सोशल लिबर्टी का भी कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पर राइट टू लिबर्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक इन द स्टेट ऑफ नेचर इटसेल्फ एंड इन द सिविल सोसाइटी ऑल्सो। आगे बात करते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमने ऊपर वाले डिस्कशन में देखा था इंट्रोडक्शन के बाद वाले में कि जॉन लॉक प्रॉपर्टी, लाइफ और ये सारी जो राइट्स हैं इनकी प्रिजर्वेशन की बात करते हैं। और यहीं से हमारे सामने क्वेश्चन निकलता है कि भाई प्रॉपर्टी क्यों चाहिए एक इंसान को। तो उसी का जस्टिफिकेशन देते हुए जॉन लॉक यहाँ पर ये कहते हैं कि हर एक इंसान के पास राइट टू प्रॉपर्टी होता है जो कि अनएलिनेबल होता है। ये एक ऐसा नेचुरल राइट्स है जो कि हर कोई इंडिविजुअल इनहेरिट करता है। और यहीं से राइट टू प्रॉपर्टी के कुछ फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस निकल के आते हैं बेस्ड ऑन द थियरी ऑन लेबर। जहाँ जॉन लॉक एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि जब भगवान ने हमें पूरी धरती दी, इतनी बड़ी धरती दे दी सबको रहने के लिए, तो क्यों किसी को प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए भाई। तो इसी का आंसर देते हुए जॉन लॉक ये कहते हैं कि हर एक इंसान
के पास अपनी बॉडी होती है जिसमें हाथ पैर वगैरह सब होते हैं। तो इसी से उनकी लेबर की जो थियोरी है इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रॉपर्टी वो शुरू हो जाती है। वो ये कहते हैं कि जैसे एक इंसान के हाथ पैर उसकी प्रॉपर्टी हैं, वहाँ जॉन लॉक एक एग्जाम्पल देते हैं जहाँ वो ये कहते हैं कि एक इंसान जो है वो एक बैरन लैंड पर, मान लीजिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी इंसान जो है वो रहता नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि अगर एक इंसान अपनी उस बॉडी का यूज़ करके उसमें एफर्ट्स डाल के उस ज़मीन पर काम कर रहा है, तो वो ज़मीन खुद ब खुद उसकी हो जाती है, वो लेजिटिमेटली उसकी बन जाती है। तो इस इफ़ेक्ट में हम ये देख सकते हैं कि जो लेबर थियरी है प्रॉपर्टी की, वो ये कहते हैं कि जब एक इंसान अपने एफर्ट्स को मिक्स करता है किसी अनकल्टिवेटेड लैंड पर, जो कि कॉमन प्रॉपर्टी ह्यूमन काइंड की है, भले ही वो कॉमन प्रॉपर्टी है, लेकिन क्योंकि कोई उस पर काम नहीं कर रहा, कोई उसके पास नहीं जा रहा, कोई वहाँ पर रह नहीं रहा है, तो क्योंकि एक इंसान उस खाली पड़ी हुई ज़मीन पर अपना काम कर रहा है, पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो जो प्रॉपर्टी है, वो लेजिटिमेटली उसकी बन जाती है। और यहीं से प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक रीज़न मिलता है कि क्यों प्राइवेट प्रॉपर्टी जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। जहाँ जॉन लॉक ये कहते हैं कि अगर एक ज़मीन का टुकड़ा जो है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा, वहीं यहाँ पर एक इंसान ऐसा आ जाता है जो कि उसका पर खेती करता है, पसीना बहाता है, मेहनत करता है, तो वो ज़मीन खुद ब खुद उसकी बन जाती है। तो उसके पास सारे राइट्स हैं उस ज़मीन को डिफेंड करने के लिए, अगर कोई उसकी ज़मीन पर हाथ डालने की कोशिश करता है। तो यहाँ से जो लेजिटिमेशन हो जाता है क्लेम्स ऑफ प्रॉपर्टी का, वो शुरू हो जाता है। तो ये जो था वो जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी का था, और यहीं पे जो हमारा पूरा यूनिट है वो भी खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।